आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम समय मिलता है जब हम हमारे अंदर के स्पिरिचुअल और रिलीजियस पार्ट को एक्सप्लोर कर पाते हैं, यानी अपनी आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन। लेकिन सच में मैं अपने आप को इस मामले में बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग के शौक की वजह से पिछले 2-3 सालों में मुझे 3 से 4 बार देवभूमि उत्तराखंड में आने का मौका मिला। पहले कुमाऊं, फिर गढ़वाल और अब बारी है उत्तरकाशी की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आने वाले 4 से 5 दिन एक्साइटमेंट से भरे होने वाले हैं और आपको भी इस वीडियो में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ट्रैवल, स्टोरीज, हिस्ट्री, एडवेंचर और 4 धाम यात्रा से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो चलिए यहाँ से शुरुआत होती है मेरी छोटी सी स्पिरिचुअल जर्नी की। तो आज है 12 अप्रैल 2023 और मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार में। वैसे उत्तराखंड में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार हम आए हैं यहाँ पर 4 धाम की यात्रा को एक्सप्लोर करने के लिए। इस बार 4 धाम की यात्रा 23 अप्रैल को शुरू हो रही है। हालांकि जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे यात्रा शुरू हो चुकी होगी। अगर आप उत्तराखंड आते हैं और 4 धाम यात्रा को कवर करना चाहते हैं तो ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि आपको हरिद्वार ही आना होगा, और हरिद्वार एक तरह से गेटवे है 4 धाम यात्रा का। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, इस 4 धाम की यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक जगह है जहाँ से आप अपने इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाते हैं तो रास्ते में हर की पौड़ी पड़ती है हरिद्वार में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो यहाँ से गुजरे होंगे उन्होंने देखा होगा शिव जी की इस मूर्ति को। बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है शिव जी की, बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी विशालकाय मूर्ति है। बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा पार्क है, हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा सा एम्बियंस है यहाँ का। राइट हैंड साइड पे गंगा नदी है, तो ठंडी ठंडी हवा भी आती रहती है। तो यहाँ का जो ओवरऑल एम्बियंस है, एटमॉस्फेयर है, आपको हमेशा गर्मी में भी अगर इस पार्क के अंदर आते तो ठंडा मिलेगा। जो हमारे 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जब इनका नाम आता है तो हम सिर्फ इन जगहों को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इन रास्तों पर निकलते हैं इन धाम को एक्सप्लोर करने के लिए, तो रास्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत स्पॉट्स पड़ते हैं। तो इस सीरीज़ में आप लोग देखने वाले हैं कि जो 4 धाम की यात्रा है उसमें हम यमुनोत्री को कवर करेंगे, और यमुनोत्री के रास्ते में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स आएंगे जिनके बारे में हम आपको रास्ते में चलते चलते बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है सारी, तो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। तो बने रहना आप लोग साथ में। बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और बाकी बातें हम करेंगे हर बार की तरह रास्ते में। चलो। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे है हर की पौड़ी। यहाँ पर ही लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर की पौड़ी का मतलब होता है कि भगवान के चरण की जगह। पीछे बहुत सारे मंदिर भी हैं। गंगा जी का बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर है। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर है मनसा देवी का मंदिर। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो वहाँ पर भी जाइए, अगर आपके पास समय है, समय लेकर आते हैं। यहाँ पर एक केबल कार भी चलती है, तो अगर आप उसके ज़रिए मनसा देवी टेम्पल जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप दर्शन करके वापस भी आ जाएंगे। अभी मैं हर की पौड़ी के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ। देखो भाई, कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर नहा रहे हैं, डुबकियाँ मार रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं और हरिद्वार से शुरुआत कर रहे हैं तो भाई गंगा जी में डुबकी मारना तो बनता है। तो चलकर एक बार डुबकी मार लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। देखो सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, कितना एक्साइटमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार। वैसे आपको बता दूं कि ये जगह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। गौमुख ग्लेशियर से 280 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में अपने पहले मैदानी क्षेत्र में आती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और धार्मिक कथाओं के अनुसार भी इस जगह का अपना महत्व है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे अमृत का एक कलश भी निकला था, और जब उसे वहां से ले जाया जा रहा था तो अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी: उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। इसीलिए इन 4 स्थानों में हर 12 साल में बारी बारी महाकुंभ मेला भी लगता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 सालों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी तरह से 12वें साल में ये चक्र यानी कि साइकिल पूरा हो जाता है और फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। बाकी अपनी ब्लैक ब्यूटी ब्लैक बीच तैयार है। हमारी फर्स्ट राइड होने जा रही है, और इस राइड में मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं शशांक नाम है भाई का, और ऋषिकेश में हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। हमारे ये सब्सक्राइबर भी है, और हमारा जो यूट्यूब का से रिलेटेड जो भी काम वगैरह होता है, मैनेजमेंट वगैरह, वो यही देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और बाकी बातें हम करेंगे रास्ते में। ठीक है, चलो फिर बाबा शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट राइड, मतलब ऑफिशियल फर्स्ट राइड। मैं इसे दिल्ली से लेकर आया था, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस समय, तो फर्स्ट राइड तो शुरू हो चुकी थी हमारी, लेकिन व्लॉग में ये राइड शुरू हो रही है अब हरिद्वार से उत्तरकाशी की तरफ।
बाकी अभी हम हरिद्वार से होते हुए जा रहे हैं देहरादून की तरफ। देहरादून से मसूरी पहुंचेंगे और फिर वहां से पहुंचेंगे नैनबाग। ये हमारा आज का रूट प्लान है। अभी हम लोग आ गए हैं देहरादून के अंदर। चार धाम की यात्रा में अगर आप यमुनोत्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप देहरादून आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ समय रुकिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं गया था रॉबर्ट्स केव में, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। उसकी एक अपनी हिस्ट्री, एक कहानी, आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद सहस्त्रधारा है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, और FRI भी जा सकते हैं आप। FRI भी बहुत अच्छी जगह है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं उसको। बहुत सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है वहाँ पर। मसूरी यहाँ से कुछ है लगभग 30 या 35 किलोमीटर देहरादून से। रोड बहुत अच्छी है यहाँ की। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो बाइक चलाने में बहुत मज़ा आया था। और इस वक्त तो अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन ब्लैक बीस्ट हमारे साथ है, तो बाइक राइड का मज़ा तो भाई अभी नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। तो मसूरी से कुछ अभी 14 किलोमीटर पहले हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। थोड़ी देर का ब्रेक लिया है यहाँ पर। और पिछली बार जैसे मैंने बताया कि हम लोग रात के समय आए थे तो इतने अच्छे व्यू देखने के लिए मिले नहीं थे, लेकिन इस बार मौका मिला है मेरे को दिन के समय में देहरादून से मसूरी जाने का। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, क्योंकि जैसे आप मसूरी की तरफ ऊपर चढ़ते हैं ना, जैसे से ऊपर चढ़ते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर आप बैठकर यहाँ पर मैगी चाय वगैरह खा सकते हो, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, इन नज़ारों को देख सकते हो। ये देखो यहाँ से कितने प्यारे बैंड्स दिख रहे हो। बाकी मसूरी में रुकने का कोई प्लान नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे नैनबाग इज ऑफ बीट डेस्टिनेशन। अच्छा। जब आप मसूरी से आगे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि भाई मसूरी की तरह कोई अपना सिटी टाइप का ऐसा टाउन टाइप का है। हाँ। वो ऑफ बीट है पूरा। सो एंजॉय करो, मतलब बेसिकली ऑफ बीट डेस्टिनेशन रहेगा बढ़िया। बाकी हम लोग यहाँ पर अपनी चाय और मैगी इंजॉय करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हो एक टनल टाइप की बनी हुई है, बेसिकली ये पार्किंग है। पहाड़ों में आपको पता है कि ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो हर जगह गाड़ी लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पेड पार्किंग बनाई गई है। तो पीक टाइम होता है तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं गाड़ियाँ लेके अपनी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गाड़ी कहीं पे भी लगाना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर फ़ाइन भी लग जाता है। जब भी आप आते हैं तो इन पेड पार्किंग का इस्तेमाल कीजिए। सरकार ने आपके हित के लिए, आपके यूज़ के लिए बनाई है। ये लो हम पहुँच गए एक बार फिर से मसूरी मॉल रोड। यहाँ पर गाड़ी कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते। ये बेकरी बड़ी अच्छी यार, लास्ट टाइम आया था यहाँ पर हमने केक खाया था, ब्राउनी खाई थी यहाँ पे, बहुत सही थी। वो है मसूरी का व्यू पॉइंट, वहाँ से पूरा मसूरी नीचे देहरादून का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। शाम का समय, बादल बिल्कुल खुले हुए, आसमान एकदम साफ़ है, तो इस समय नज़ारे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, उस तरफ जाते हो तो मॉल रोड आता है, बहुत सारी दुकानें लाइन से। यहाँ का डिटेल ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है मसूरी मसूरी मॉल रोड का, आसपास की जो भी जगह है वहाँ का। लंडौर गया था, लंडौर भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। बाकी कोई ब्लॉग देखना नहीं देखना, लेकिन लंडौर का ब्लॉग जाके ज़रूर देखना, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर नीचे उतर कर लेफ्ट हैंड साइड पर एक रास्ता है, वहाँ से लंडौर जाने का रास्ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस रूट से जब आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर आता है केम्प्टी फॉल, और एक और अच्छा व्यू पॉइंट है दलाई हिल्स करके। ये जो आप देख रहे हो ये रास्ता जा रहा है केम्प्टी फॉल के लिए। अभी हम यहाँ से होते हुए निकलेंगे नैनबाग के लिए, और जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये जाता है दलाई हिल्स के लिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। मसूरी जब हम आए थे तो दलाई हिल्स भी हमने एक्सप्लोर किया था, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे, और चारों तरफ 360 माउंटेन व्यू है वहाँ का। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। शाम के अभी 6:55 हो रहे हैं। यहाँ से कुछ 39 किलोमीटर के आसपास है नैनबाग, तो पहुँचने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, ये हमारा अगला दिन है। हम पहुंच गए हैं फाइनली नैनबाग उत्तराखंड। जिस जगह हम रुके हैं इसको सुमन क्यारी बोलते हैं, सुमन क्यारी नैनबाग। कल शाम को हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, और जिस होम स्टे में हम रुके यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है सामने का। पूरी ऑर्गेनिक खेती होती है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है लोगों ने। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है लहसुन, और ये है हरा वाला प्याज, ये लगी हुई है धनिया, और ये जो आप देख रहे हो सामने ये राजमे लगे हुए हैं। राजमा यहाँ पर भी लगा हुआ है, देखो वो लहसुन और ये राजमा। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है राजमे का यहाँ पे। आई थिंक ये सीज़न होगा तो इस वजह से यहाँ पर बोया हुआ है। और ऐसा देखो आप हर घर के बाहर देख सकते हो, सबने फार्मिंग की हुई है। और इस तरफ बड़े खूबसूरत से पहाड़ आपको दिखेंगे, और इसके बीच में है यमुना नदी। यमुनोत्री से जो नदी बहकर आती है, तो यहाँ पर आपको उसकी स्ट्रीम दिखेगी। नैनबाग एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वाइब नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। नाग टिब्बा ट्रैक बहुत ही फेमस ट्रैक है, आपने सुना होगा उसके बारे में, तो वो ट्रैक आप कर सकते हैं। हम भी वो ट्रैक करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ थोड़ा निकलकर आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ का लोकल जो फूड है, लोकल कुजीन है, उसे थोड़ा टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ की वाइब
मतलब है तो बहुत अच्छी। छोटा सा गांव है, हार्डली मुझे लगता है कि 80-90 घर होंगे या 100 घर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा कस्बा बना हुआ है। एक छोटा सा पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएगा, फ्यूल का टेंशन नहीं है। बाकी जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर कमरा है और बाहर एक छोटा सा इन्होंने आंगन टाइप का बना रखा है, देखो। तो अभी अपने होम स्टे से निकल कर मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ खा भी लेते हैं चल के। ये देखो, ये पेट्रोल पंप है जिसकी बात मैं कर रहा था, एक छोटा सा पेट्रोल पंप बीचों बीच रोड के बना हुआ है। पीछे देख रहे हो, ये है चौधरी जी का ढाबा। यहीं पे रात में हम आए थे, यहाँ पे हमने रात में डिनर किया था और खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ये अंकल जी रन करते हैं इस ढाबे को। आपका नाम है? कुंवर पाल जी। अंकल जी से कल हमने बात करी, यहाँ पर जब आए थे तो रात में हमने डिनर किया। मैं बात कर रहा था, मैंने कहा यहाँ का लोकल फूड क्या है, कुछ आप बताइए। तो उन्होंने कहा अब तो रात हो गई है, कल आप लोग आओ। तो हमारे लिए आपने क्या बनवाया है? ये अचार है गुरियाल का। गुरियाल का अचार है ये पिलकी की सब्जी है। ये पिलकी की सब्जी। पिलकी की सब्जी। ये देसी राजमे है। और ये है कढ़ी। और ये है मंडवे की रोटी। मंडवे की रोटी। मंडवे की रोटी। तो ये जो मंडवे की रोटी है ना, ये मैं जब चमोली में ट्रैवल कर रहा था उत्तराखंड में, तो मैंने खाई थी। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि आप बता रहे हैं कि कैंसर रोधक होता है और इसकी ताकतवर भी बहुत है। और ये सारा का सारा ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक है। इतना अच्छा खाना दिख रहा है ना, जिसकी एक फ़ोटो लेना तो बनता है। ये है गुड़ियाल का अचार। खाना बहुत ही सादा है, मतलब जैसा घर का खाना होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। और ये सब्ज़ी तो मैंने पहली बार खाई, तो इसका टेस्ट बिल्कुल नया सा लग रहा है मुझे। पिलकी की सब्ज़ी, हल्का सा एकदम करेले वाला इसका फ्लेवर है, तब थोड़ा सा जो कड़वाहट होती है, पर पका हुआ सब्ज़ी जो होता है। और राजमे तो बहुत टेस्टी है। तो शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं भाई। शाम होते होते डिसाइड हो गया कि नीचे चलते हैं, यमुना जी को थोड़ा पास से देख के आते हैं। और बस नीचे जाने का हमें कोई रास्ता नहीं मिला, बस कच्चा पक्का बस रास्ता है। ये है प्रताप भाई, जो पास आपके यहाँ बैठ के अभी हम खाना खा रहे थे, उनके लड़के हैं ये। भाई बता रहे जब आपदा आई थी यहाँ पर 2013 में, तो सिलेंडर बह के आए थे यहाँ पे। होटल वगैरह सब गिर गए थे ना पीछे। हाँ, तो सामान बह के आ रहा था इधर सब होटलों का। अच्छा। हालांकि अभी नदी का बहाव उतना तेज़ नहीं है और पानी का लेवल भी बहुत कम है। ऐसा करो कि हम बड़ी मेहनत के साथ नीचे जा रहे हैं, हमारे 2 बार पैर भी फिसल चुके हैं। अब ये 5 किलोमीटर का रास्ता है, बड़ी परेशानी हो रही है आपको दिखाने पर, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर आपको ये व्यू। अच्छा। ऐसा बोल लो, मतलब लोगों को लगे कि ये क्या चीज़ है, तभी तो यार लाइक सब्सक्राइब बढ़ेगा आपके चैनल में, तभी तो पैसे कमाओगे। अच्छा। हाँ, तुम जानते हो ना, जो हमारी जो जनता है ना, जो देख रही है, वो कहीं ज़्यादा स्मार्ट है तुमसे। होशियार आदमी का प्रॉब्लम पता है क्या होता है, कि वो सामने वाले को एकदम ही सी समझता है। पहुंच गए हम एकदम यमुना नदी के ठीक सामने। हम लोग यहाँ कुछ देर बैठते हैं और आप लोग एंजॉय करो यहाँ के कुछ अच्छे शॉट्स को। वाह, बहुत बढ़िया। यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान हमने आज की शाम अपने पहले पड़ाव नैन बाग में यमुना नदी के किनारे बैठकर बिताई। और इसके बाद थोड़ा आराम भी ज़रूरी है, क्योंकि कल का दिन थकान से भरा होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अब हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं नाग टिब्बा ट्रैक करने के लिए। वैसे तो उम्मीद ये भी है कि वहाँ पर अगर हम पहुँचेंगे तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, तो जैकेट वगैरह मैं लेके जा रहा हूँ। मैं अप्रैल के महीने में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आप अप्रैल के महीने में भी आते हैं तो अपने साथ एक जैकेट, कुछ ठंडे कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि नीचे तो बहुत गर्मी है, लेकिन ऊपर जाते जाते हो सकता है कि ठंड बढ़ जाए। चलो, ओम नमः शिवाय, बढ़ते हैं आगे। नैन बाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर है पंतवाड़ी विलेज, जो कि नाग टिब्बा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। और वहां से 9 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचेंगे नाग टिब्बा ट्रैक के बेस कैंप तक। तो यहाँ से पंतवाड़ी से थोड़ा हम आगे आए हैं 200 मीटर तक, और यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर नाग टिब्बा के लिए। 9 किलोमीटर तक हमारी बाइक जाएगी, उसके बाद 3 या 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें चल के करना है। अपनी पहली ट्रिप में ही ऑफ रोडिंग हो गई, द ब्लैक बीस्ट की पहली राइड, और फुल ऑफ रोड के साथ। एंड ऑफ कोर्स मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो सकता है। तो 7 किलोमीटर तक फुल ऑफ रोडिंग करने के बाद रोड ही खत्म हो गई। यहाँ पर रोड ब्लॉक पड़ी है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पत्थरों को डाल के बनाया गया, शायद ये रास्ता टूट गया होगा। पैदल तो जा सकते हैं, लेकिन बाइक नहीं जा सकती इसके आगे। मुझे लगता है बाइक को यहीं खड़ी कर देना चाहिए और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बचे हुए 2 किलोमीटर हमने ट्रैक करके पूरे किए। इस पे आराम से जा सकते ना, कोई रास्ता ही तो
अच्छा यही रास्ता था, पोल पे जाएंगे हाँ वहाँ से फिर पहले तरफ से ऐसा ही लगेगा अच्छा, और फिर दूसरी बेल्ट पे जाए तब सड़क है बस। फिर सड़क है। हाँ सड़क है, बाकी बाइक हमारी उधर खड़ी है, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ से शुरू हो रहा अपना एडवेंचर। अब यहाँ से इस रास्ते से हमें होते हुए जाना है ऊपर उस पोल तक, और वहाँ पोल के आगे फिर एक रोड मिलेगी, उस रोड को फॉलो करते हुए हमें आगे जाना है। और ये देखो यहाँ पर कितने अच्छे फूल दिख रहे हैं, ये हर जगह मेरे को दिखे। ब्यूटीफुल फ्लावर विद द वैली व्यू, वाओ। वेलकम टू नाग टिब्बा। अगर कोई ऐसी जगह है जो कि टूरिस्ट स्पॉट में काउंट होती है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इस ट्रैक का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये लग रहा है मुझे कि यहाँ पर मार्किंग कहीं पे भी नहीं की गई है। हम वहाँ से यहाँ तक चल के आए, रोड टूटी थी, तो ये तो इत्तेफाक था कि लोग हमें मिल गए तो उन्होंने हमें गाइड किया, पर यहाँ पर पहाड़ों के बीच से पगडंडियाँ बनी हुई हैं, तो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आप भटक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। साइन बोर्ड्स एटलीस्ट यहाँ पर होने चाहिए, ताकि जो रैंडम लोग आ रहे हैं विदाउट गाइड तो वो भटके ना। इसके अलावा बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है और इतना अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया अभी, बाकी धूप भी बहुत कम हो गई क्योंकि बादलों ने आसमान को घेर लिया है, तो इस वक्त अच्छा लग रहा है यहाँ पर ट्रैक करने में। और बेस कैंप पहुंचने के बाद हमें पता चला कि इस ट्रैक को करने के लिए गाइड कंपलसरी है, और हम बिना बुकिंग करे नाग टिब्बा ट्रैक के बेस कैंप तक पहुंच गए। तो हमें उन गाइड भाई साहब का इंतजार इसी कैंप साइट में करना पड़ा, जो हमारे पीछे एक ग्रुप को साथ लेकर शाम तक यहाँ पहुंचने वाले थे। तो जाहिर सी बात है ट्रैक आज तो नहीं हो सकता। तो अगर आप नाग टिब्बा ट्रैक करना चाहते हैं तो इस तरह का भी एक प्रोसेस होता है, आप फ़ोन पे बुकिंग कर सकते हैं। पंतवाड़ी से एक खच्चर आते हैं, नीचे से आपका बैग वगैरह सामान लेकर यहाँ तक आ जाएंगे। आपको आराम से सिर्फ ट्रैक करके आना है, धीरे धीरे आराम से, और यहाँ पर आपके लिए टेंट्स वगैरह बुक रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने अपना एक टेंट ले लिया और हम 2 लोग उसमें रुकेंगे, 2 बेड लगे हुए, 2 लोगों के लिए हमने 2000 रुपये दिए, इसमें मील भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप पंतवाड़ी से नीचे से अगर ऊपर आते तो उसमें आपका पोर्टल का खर्चा और नीचे से सामान वगैरह लाने का खर्चा सब इंक्लूडेड होता है, मील भी इंक्लूड होती है। ट्रैक कराएंगे और वापस वहीं पे ले जाके छोड़ेंगे आपके सामान के साथ। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसका 1800 रुपये इनका पैकेज होता है एक आदमी का। यहाँ पे लिखा हुआ प्रवेश द्वार नाग टिब्बा पैदल मार्ग, यानी कि यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। सुबह हम 3 साढ़े 3 बजे ट्रैक शुरू करेंगे तो उसमें बिल्कुल अंधेरा होगा, तो आपको यहाँ के विजुअल्स बिल्कुल दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा अभी आ जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये मेन एंट्रेंस है नाग टिब्बा ट्रैक का। पहले तो हमारा यही प्लान था कि हम अकेले जाएंगे यहाँ पर ट्रैक करते हुए, लेकिन आसपास जो भी लोग थे सबने यही सजेस्ट किया कि गाइड ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घना जंगल है अंदर, तो रास्ता तो पक्का भटक जाओगे आप। तो जहाँ पर आपको 3-4 घंटे लगने हैं वहाँ हो सकता है 6-7 घंटे लग जाए। बज के 15 मिनट हो रहे हैं सुबह के, और अब यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं टुवर्ड्स नाग टिब्बा। 13 से 14 लोग हैं हमारे साथ जो इस ट्रैक को कर रहे हैं, और साथ में 2 गाइड भी हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल पूरा अंधेरा है, जैसे ही सनलाइट आती है उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर का ट्रैक है, उस ट्रैक को करके आप नाग टिब्बा का जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद 1 किलोमीटर और आगे जाकर वहाँ पर नाग टिब्बा का समिट है। तो टोटल कुछ 4 से 5 घंटे का ट्रैक है। सनराइज़ होने में 10-15 मिनट ही बाकी है अभी। अगर टाइम पे पहुंच गए तो अपनी आंखों से विटनेस कर पाएंगे यहाँ के सनराइज़ को। ओह, फाइनली हम पहुंच गए नाग टिब्बा समिट। वाह, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो अभी 7:30 हो रहा है और फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया अपना नाग टिब्बा ट्रैक का समिट। पीछे भोलेनाथ का इतना खूबसूरत सा त्रिशूल लगा हुआ है और यहाँ से पूरा ओपन वैली व्यू है। हालांकि हम सनराइज़ देखने आए थे, लेकिन देर हो गई क्योंकि ट्रैक करते करते काफ़ी समय हो गया था, तब तक सनराइज़ हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद भी यार एक अचीवमेंट और एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत मेहनत करके आए थे यहाँ तक। तो यहाँ आने के बाद अच्छा फील हो रहा है। और चारों तरफ के जो नज़ारे हैं, वैली व्यू है, बहुत ही शानदार है। इस तरफ देखोगे पूरा भूग्याल है, क्योंकि धुंध अभी तो क्लैरिटी नहीं है, बट इस तरफ केदारनाथ पीक भी दिखता है, ऐसा बता रहे हैं लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हमारे गाइड साहब। वैसे इस ट्रैक को करने का सबसे अच्छा मौसम नवंबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि तब 9,915 फीट की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय से घिरे ये भूग्याल यानी घास के मैदान बर्फ की चादर में लिपटे होते हैं और नज़ारे भी बहुत शानदार होते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलकर नीचे जाएंगे और नीचे नाग टिब्बा टेम्पल है, उसके दर्शन करेंगे, और फिर हम नीचे बेस कैंप पे पहुँचेंगे जहाँ पर हमारा सामान वगैरह रखा हुआ है।
ये मंदिर नाग देवता का मंदिर है और जो स्थानीय निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका ये मानना है कि वो जब यहाँ पर पूजा करते हैं तो उनके जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, उनकी रक्षा करते हैं नाग देवता, जो आसपास जो जानवर होते हैं उनसे। और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर है। अगर आप ट्रैक करने आते हैं नाग टिब्बा का तो इस मंदिर के दर्शन भी कीजिए। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, अब चलकर कुछ खा लेते हैं और फिर नीचे पहुँचते हैं, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। कोई भी ट्रैक करने के बाद एनर्जी डाउन हो ही जाती है और ऐसे में पहाड़ों में सिर्फ एक ही चीज़ का सहारा होता है, मोस्ट कॉमन चाय और मैगी, गर्मा गर्म चाय। तो इसे खाकर और बेस कैंप में थोड़ी देर आराम करके हम निकल पड़े इस यात्रा के अगले पड़ाव पे। बट हाँ, अगर आप भी अपनी यमुनोत्री यात्रा को एक्साइटिंग और यादगार बनाना चाहते हैं तो इस ट्रैक को अपनी आइटनरी में शामिल ज़रूर करना। तो अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं और शिट तूफान आ गया भाई। हेलमेट बाइक गिरेगी मेरी, मुझे लगता है। यार ये तो अलग ही एडवेंचर हो रहा है। बड़ा अजीब सा ओपनिंग लिंक है यार, तूफान के बीच में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं लाखा मंडल की तरफ, जो यमुनोत्री के रास्ते में ही पड़ता है। लाखा मंडल यहाँ से कुछ 23 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है और यमुनोत्री है 84 किलोमीटर। तो बेसिकली जैसा मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि यमुनोत्री पहुँचने के रास्ते में ऐसी बहुत सारी जगह आती हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनकी अपनी एक कहानी है। इसलिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ से लाखा मंडल। वहाँ पर शिव जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो उसे हम चलकर देखेंगे और वहाँ के बारे में वहीं पर चलकर जानेंगे। वैसे लाखा मंडल का इतिहास हजारों साल पुराना है। लाखा मंडल 2 शब्दों से मिलकर बना है, लाख और मंडल, मतलब कि समूह। और कहते हैं 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने यहाँ पर की थी। तो एक साथ जब 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की गई, उसी वजह से और तब से इस जगह का नाम लाखा मंडल पड़ा। पूरे लाखा मंडल में आज भी जब कभी खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं शिवलिंग निकलता ही निकलता है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयत बंद रामेश्वर में। ये मुख्य शिवलिंग है यहाँ का, इस मंदिर का। और ऐसा कहते हैं कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी। यहाँ आपको महाभारत और पांडवों से जुड़ी हुई बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए लाखा मंडल का सेपरेट व्लॉग में आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के साथ। फिलहाल हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए निकलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव खरसाली की तरफ। तो अभी हम लोग पार कर रहे हैं बारकोट को और यहाँ से यमुनोत्री 48 किलोमीटर, बारकोट 1 किलोमीटर यानी हम आ चुके हैं। जैसे ही हम बारकोट में आए, यहाँ से उत्तरकाशी शुरू हो गया। तो बेसिकली अभी हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से जितनी भी जगह हम जाएंगे ना, ये सब उत्तरकाशी के अंदर ही आती है। यार यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि मुझे अपना चश्मा पहनना था। एक्चुअली शाम के समय मैं थोड़ा स्पेक्स पहनना पसंद करता हूँ। ये देखो मेरे फ्रेम्स। और जैसे ही चश्मा लगाया तो भाई वो देखो सामने ग्लेशियर्स दिखना शुरू हो गए। वाओ! और वो पीछे वाला पैच वाकई में बहुत खतरनाक था। लैंडस्लाइड जोन पूरा, मतलब कितने पत्थर गिरे पड़े थे। जो भी ओवरऑल व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ डेडली रोड्स हैं। तो यहाँ पर बहुत संभाल के चलने वाली जगह है। जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है। ये आंटी जी कौन सा मंदिर है सामने? हाँ, दुर्गा माँ का मंदिर है। अच्छा जी, कितना सही ना, पहाड़ी के बीच में इतना खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है। चलो जय माता दी, लेट्स रॉक। तो पहले आया राना चट्टी, अभी आया हनुमान चट्टी, अब इसके आगे आएगा फूल चट्टी, फिर आएगा जानकी चट्टी, जहाँ पर खरसाली है। और सबसे अच्छी बात है कि आखिरी के जो 9-10 किलोमीटर है बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। आई मीन रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इस चीज़ के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आई रियली अप्रिशिएट। यात्रियों के लिए इतना अच्छा रोड बना दिया यहाँ पर आने के लिए। अभी ऊपर पहुँचते हैं जानकी चट्टी खरसाली में, और फिर वहाँ पहुँच कर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आप पहाड़ों पे हैं। खरसाली पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज गए। अंधेरा हो गया था, लेकिन पूरे खुशी मठ में जगमगाता हुआ यमुनोत्री धाम बहुत खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन ये वैली कितनी खूबसूरत है, ये मुझे सुबह उठ के पता चला। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खरसाली। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और सामने ये जो आप पर्वत देख रहे हो, ये है कालिंद्री पर्वत। और इन पूरी माउंटेन रेंजेस को यमुनोत्री रेंज कहा जाता है। नीचे यमुना नदी बह रही है, ये सीधे यमुनोत्री ग्लेशियर से होते हुए नीचे आती हैं और ये फिर आगे बह के जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली के बीच में ये धाम बना हुआ है, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। श्री यमुना डिवाइन इन करके इस होटल का नाम है। जगह तो अच्छी है, रूम्स वगैरह भी अच्छे हैं, पर इसका व्यू बड़ा अच्छा है। इसका बेस्ट पार्ट यही है कि हमारे ठीक सामने यमुना जी का मंदिर है।
जब चार धाम यात्रा शुरू होती है तो मूर्ति यहाँ से उठकर ऊपर वाले मंदिर में जाती है, यमुनोत्री मंदिर में। वहाँ पर भी हम चलेंगे, हालांकि मूर्ति के दर्शन तो हम यहीं पे ही कर लेंगे, लेकिन ऊपर चलकर मंदिर भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जय यमुने जय भीति निवारिणी संकट नाशिनी पावय माम। यमुना जी का सिर्फ स्मरण मात्र से जो है आपके सारे संकटों का निवारण हो जाता है। ऐसी यमुना जी की महिमा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो ओम अकाल मृत्युर्म सर्वव्याधिविनाशनं यमुना पादोदकं कृत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। हस्त प्रक्षालन का मतलब हाथ धो लो। अच्छा जी, ये संस्कृत की भाषा है, ऐसे कर दो। हम लोगों की जो परंपरा है शीतकालीन, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि की जो सबसे पहले परंपरा रही है कि जो 6 माह के लिए कपाट बंद होते हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के, केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के 6 महीने नर पूजा और 6 महीने नारायण की पूजा, यानी देवर्षि नारद जी ही 6 माह तक जो है पूजा करते हैं। जो मुख्य जो मंदिर है हमारे देवभूमि उत्तराखंड का सबसे पहले जो यात्रा, जो प्रथम पड़ाव है जिसको हम कहेंगे मुख्य द्वार, वो यमुना जी का है। यानी यमुना जी जो है भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, कालिंदी स्वरूप में, जिनके 3 भाई हैं, जिनसे सब लोग डरते हैं। न्यायाधीश शनि महाराज जी, बैतरणी पार करवाने वाले ये धर्मराज यमराज जी और संकट मोचक हनुमान जी महाराज। तो 3 भाई यमुना जी के और भगवान सूर्य की पुत्री। तो इस प्रकार से यमुनोत्री धाम का महत्व है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व है, जो तिथि कभी क्षय नहीं होती है, उसको ही अक्षय कहा जाता है। यानी उस दिन जो लोग दर्शनार्थी माँ यमुना का दर्शन करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये 4 मठ है। शीतकालीन जो प्रवास है ये 4 मठ है। इसमें सबसे पहले है खुशी मठ, इसको खुशी मठ कहते हैं, जबकि गांव का नाम खरसाली है। खुशी मठ से ही अपभ्रंश हुआ है, उसको खरसाली कहा गया है। अच्छा, तो ये खुशी मठ है। ऐसा ही माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है, वो मुखी मठ है। इसी प्रकार से जो है केदारनाथ का ओंकारेश्वर उखी मठ और बद्री विशाल जी का है पांडुकेश्वर जोशी मठ। ये हमारे 4 मठ हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, पवन प्रकाश उनियाल जी, जो यहाँ के रावल पंडित हैं जी, और शीतकालीन मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, नमस्कार जी। श्री ब्रह्मानंद उनियाल जी, शीतकालीन पुजारी, रावल यमुनोत्री धाम। रावल जो होते हैं यहाँ के पुजारी लोगों को, मुख्य पुजारी होते हैं, सब बोल सकते हैं, रावल बोला जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। जय श्री, नमस्कार। जय यमुना मैया की आपकी मनोकामना माँ यमुना मैया पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय यमुना मैया की। जय यमुना की। अब चलिए पंडित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है, क्योंकि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। जब यात्रा शुरू होगी तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। चलो अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए, थोड़ा समय से पहले आ गए। मूर्ति के दर्शन हमने यहाँ कर लिए, मंदिर के दर्शन अब हम जाकर ऊपर करेंगे यमुनोत्री धाम में। तो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, पैदल चल के जाना है। यमुनोत्री धाम के मंदिर के भी दर्शन करके आते हैं। यमुनोत्री यहाँ से 5 किलोमीटर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इट्स नेसेसरी टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर द चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण आवश्यक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की अगर यात्रा आप कर रहे हैं तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो अपना पंजीकरण करा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के जरिए या फिर उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट या फिर इस मोबाइल ऐप के जरिए भी आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे आपको यात्रा टाइप करके सेंड करना है। उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक हो जाएगा, जिसके जरिए आप अपनी यात्रा को बहुत ही आसान और सुखद बना सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, ये है द्वार। कहते हैं कि एक यात्रा एक पूरी किताब पढ़ने के बराबर होती है, और ऐसी अनेक यात्रा मतलब ज्ञान का भंडार। जैसे मुझे यहाँ पर आके पता चला कि 4 धाम यात्रा का मतलब क्या है। चलो ट्रैक करते करते बताता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री और फिर केदारनाथ से होते हुए बद्रीनाथ में जाकर पूर्ण होती है। लेकिन इस क्रम का भी एक महत्व है जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। किसी भी लक्ष्य को पाना हो तो उस काम के प्रति जिज्ञासा और भक्ति जरूरी होती है, और यमुना जी को भक्ति और प्रेम का स्वरूप माना गया है। इसलिए 4 धाम के पहले पड़ाव में आपको यमुनोत्री धाम आना होता है। भक्ति के बाद आता है ज्ञान, और ज्ञान का स्वरूप है गंगा जी। लेकिन जब तक आप में भक्ति और प्रेम नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को नहीं पा सकते, क्योंकि जिस किसी इंसान में सिर्फ ज्ञान होता है उसमें अहंकार और घमंड भी होता है। लेकिन जब ज्ञान के साथ भक्ति होती है, यानी गंगा यमुना का मिलन होता है, तो ठहराव आ जाता है, सहजता आ जाती है। तो ज्ञान और भक्ति के तालमेल के लिए आपको आना होता है गंगोत्री धाम। और जब जीवन में आपको भक्ति और ज्ञान दोनों ही मिल जाए, फिर उमड़ता है वैराग। और सबसे बड़े वैरागी हैं हमारे भोलेनाथ, जो सबको अमृत बांटकर खुद विष पीकर बैठे हैं। तो वैरागी होने के लिए आपको आना पड़ता है 4 धाम के तीसरे पड़ाव केदारनाथ में। इसीलिए भोलेनाथ के पास जाकर किसी का वापस आने का मन नहीं करता। और जब जीवन में भक्ति, प्रेम, ज्ञान और वैराग भी मिल गया हो तो
फिर बचता है मोक्ष, और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं बद्री विशाल भगवान विष्णु, जिसके लिए आपको जाना होता है बद्रीनाथ। और कहते हैं कि पांडवों ने भी इसी क्रम से 4 धाम की यात्रा की थी। ये आ गया भैरव बाबा का मंदिर। जय हो। तो ये है सिद्धपीठ भैरव बाबा का मंदिर। भैरव बाबा के दर्शन एवं आशीर्वाद के बिना यात्रा अधूरी है। बस 2 मिनट रुककर माथा टेक लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और पंडित जी कुछ और ख़ास है यहाँ पे? सप्तऋषि कुंड ये पहाड़ी के किनारे है उस तरफ से। वहाँ पर कहीं सप्तऋषि कुंड है, तो गर्म पानी का कुंड है वो। और यहाँ पर शेषनाग गुफा है। साधु होते हैं ना, वो यहाँ पर तप करने के लिए जाते हैं। यात्रियों के लिए ये जगह नहीं है। 7 कुंड है वहाँ, बर्फ ठहरी। आपको लगेगा आपका साथी का पैर दिख रहा है, छाप छोड़ के जाता है। पता नहीं बाबू अब अचानक 7वां कुंड कहाँ हो, उसके ऊपर अच्छा बर्फ जमी है। अब वो इसलिए ऋषि मुनि वहाँ समा जाते हैं। तब कहते हैं लौट के नहीं आ पाते, समाधि हो जाती है। समाधि वहाँ ही लीन हो जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। करीब 11 बजे हमने चलना शुरू किया था और अभी समय हो रहा है 2:45 और फाइनली हम पहुंच गए हैं यमुना नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम स्थान यमुनोत्री धाम। और चारों तरफ आप देखो स्नो कैट माउंटेन है, ग्लेशियर्स हैं जहाँ से यमुना नदी बहती हुई आ रही है। फिलहाल अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, तो हम भी दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन करो हमारे साथ और कुछ अच्छे विजुअल्स को एंजॉय करो। तो भाई हम मंदिर के प्रेमाइसेस में आ गए और यहाँ पर है हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का कुंड। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पुरुषों के लिए, मतलब आदमी लोग यहाँ पे नहा सकते हैं, और इस तरफ आप जाएंगे तो महिलाओं के लिए है। और ये है सूर्य कुंड। कितना खौलता हुआ पानी निकल रहा है इससे। चावल अगर उबालना होता है तो यहाँ पर ऐसे पोटली में बांध के रख के चले जाते हैं और चावल उबल जाते हैं। नीचे वाले कुंड में भी जो पानी आ रहा था बहुत गर्म था, लेकिन वहाँ पर ठंडा पानी साथ में मिलाकर उस कुंड में डाला जा रहा है ताकि लोग आराम से नहा सके, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। लेकिन यहाँ पर तो भाई हाथ डालना ही बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत गर्म है। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं यमुनोत्री धाम के मुख्य मंदिर के सामने। 4 धाम की यात्रा के दौरान यहाँ पर ही मूर्ति को स्थापित किया जाता है और भाई दूज के समय ये मूर्ति उठकर वापस नीचे खरसाली चली जाती है और फिर वहाँ मंदिर में यमुना माता की पूजा होती है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ऊपर देख लो पूरा धुंध छा चुका है। ग्लेशियर्स वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। कोई भरोसा नहीं हो सकता थोड़ी देर में यहाँ पर भी बर्फ़ गिरने लगे। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत। यहाँ तक आने का रीज़न सिर्फ यही था कि मुझे मंदिर देखना था और आपको भी दिखाना था पूरी यात्रा, और ये ट्रैक भी करना था। और अगर मैं ब्लॉग बना रहा था तो मुझे लगा कंप्लीट ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने पूरी यात्रा करी। दर्शन हमने नीचे कर लिए और मंदिर को हमने यहाँ ऊपर आकर देख लिया। वैसे सच में मेरे लिए जर्नी एक्साइटमेंट, एडवेंचर, स्टोरीज और स्पिरिचुअलिटी से भरी रही, और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ इस यात्रा को वर्चुअली एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, आई नो इस बार वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन जो यात्रा लंबी ना हो वो यात्रा ही कैसी। और अगर ये वीडियो एंड तक देख ही लिया है और मेहनत अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर करके ही जाना। बाकी आपके रिएक्शंस का मुझे कमेंट्स बॉक्स में हमेशा इंतजार रहता है, इस बार भी रहेगा। और अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर ज़रूर जाना। So enough for the day. Till then, bye bye, take care. Love you all.